हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आज आपका 2023 का संस्कृत विषय का जो प्रश्न पत्र है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो आप लोग फटाफट से क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि संस्कृत का जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा 25 मार्क्स का, और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको एग्ज़ाम में समय मिलेगा 1 घंटे का। ठीक है, 3 प्रकार के क्वेश्चन आने हैं, MCQ, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट में आपको 30 शब्दों में उत्तर देना होगा और शॉर्ट क्वेश्चन में 50 शब्दों में, कम से कम 50 शब्द। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ज्ञा संयुक्त रूप है। बताओ आंसर क्या है इसका। जा प्लस उआ, गा प्लस आ, जा प्लस आ, ज्ञ प्लस आ। ज्ञा किसका संयुक्त रूप है? तो ज्ञा है आपका जा प्लस उआ का, यानी कि पहला जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मैंने आपको संयुक्त व्यंजन पढ़ाए थे और वहाँ पर हिंदी में पढ़ाया था ये टॉपिक। वहाँ बताए थे कि आपके 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से 4 हैं वो? छ, त्र, ज्ञा और श्रा। किस किस से मिलकर के बने हैं, यहीं से क्वेश्चन आपके हिंदी में भी पूछे जाते हैं। तो छ बना हुआ है का प्लस सा से, पहला वाला जो वर्ण है वो हलंत के साथ लगेगा। त्रा बना हुआ है ता प्लस रा से। ज्ञा बना हुआ है जा प्लस उआ से। और श्रा बना हुआ है श प्लस रा से। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन था, प्रियंगुः शब्द बोधक है। चने का, चावल का, बाजरे का या तिल का? तो प्रियंगुः बोधक है बाजरे का। थर्ड क्वेश्चन है, नद्ये शब्द रूप है। द्वितीय विभक्ति एक वचन का, द्वितीय विभक्ति द्विवचन का, चतुर्थी विभक्ति एक वचन या फिर तृतीय विभक्ति एक वचन। तो नद्ये जो शब्द है वो आता है नदी के शब्द रूपों में, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का ये रूप है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, पठामि धातु रूप होगा। गम धातु का, वद धातु का, पठ धातु का। पठामि है ना, तो पठ का होगा, आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन सही, पठ धातु का। इसके बाद नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य है। अहम पठामि, मोहना गच्छति, महे फलम आनया, या फिर मम सह रामेशः गच्छति। तो मैंने आपको अनुवाद में ये बताया था, जब किसी के साथ जाते हैं तो वहां पर लगती है तृतीया विभक्ति। मम सह रामेशः गच्छति, मम सह के योग में क्या लगेगी? मम में तृतीया लगेगी, इसीलिए ये वाला गलत हो गया। यहाँ पर मम की जगह क्या आना चाहिए? मम का अस्मद का रूप है, तृतीया एक वचन लगना चाहिए, यानी कि अहम माम मया। तो यहाँ पर मया लगेगा, तृतीया का एक वचन, और मया लगेगा तब ये जो आपका वाक्य है वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। यानी कि अभी आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या रहेगा? मम सह रामेशः गच्छति। उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी के 5 के 5 जो MCQ क्वेश्चन है वो सही रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं वेरी शॉर्ट पर, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है? अधोलिखित की संस्कृत लिखिए। सरसों, शरीफा, कटहल और पीपल, इनकी संस्कृत लिखनी है। सरसों की संस्कृत होती है सरसपाहा, शरीफा की होती है सीताफलम, कटहल की होती है पनसा और पीपल की होती है अश्वत्था। हिंदी से संस्कृत नाम भी पूछते हैं और संस्कृत से हिंदी नाम भी आपके इसमें पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से निम्नलिखित के नाम के हिंदी में नाम लिखिए। प्लक्षाह, पलाशाह, तुम्बी और अमृतफलम। प्लक्षाह का अर्थ होता है पाकड़ का पेड़, ठीक है। पलाशा का मतलब होता है टेशु या फिर किंशुक, इसका जो पेड़ होता है उसको बोलते हैं हम पलाशा। तुम्बी होती है आपकी लौकी, लौकी को अलावू भी बोलते हैं, और अमृत फलम है नाशपाती। ठीक है, तो देख सकते हो आप, संस्कृत से हिंदी नाम भी पूछे गए थे और हिंदी नाम से संस्कृत नाम भी पूछे गए थे, इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किन्हीं 2 पशुओं के संस्कृत में नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अश्वः, मृगः, सिंहः। ठीक है, इसके बाद है हितम मनोहारी च दुर्लभ बचः। सूक्ति का हिंदी में अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है हितम मीन्स हितकारी, मनोहारी
च मीन्स और। हितकारी और मनोहारी वचन एक साथ दुर्लभ हैं। वचः मीन्स वचन, हितम मीन्स हितकारी, मनोहर मीन्स मनोहारी, च मीन्स और, दुर्लभ मीन्स कठिन है। देख लीजिए, हितकारी एवं मनोहारी वचनों का एक साथ मिलना क्या है? दुर्लभ है। और पशुओं के संस्कृत में नाम देखें यहाँ पर सिंहः, धेनुः, व्याघ्रः, अश्वः, वृषभः, ये सब संस्कृत में नाम है पशुओं के। तो इनको बस एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप नाम लिखेंगे, हिंदी में हम बहुत से पशुओं के नाम जानते हैं जो संस्कृत में प्रयोग होते हैं, बट जब आप उनको लिखो तो विसर्ग जरूर लगा देना। जैसे अजः, अजः क्या होता है? बकरा, ठीक है, अजा होती है बकरी। इस प्रकार से आप और भी नामों को तैयार करो, पशुओं के नाम, पक्षियों के नाम, फलों के नाम और सब्जियों के नाम। कम से कम 4 से 5 फल, सब्जी और पशुओं के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जब आपसे संस्कृत में नाम पूछे जाएं तो आप अपने अनुसार लिख सको। अगला क्वेश्चन है आपका, विदुषा शब्द का वचन व विभक्ति बताइए। तो विदुषा शब्द में है तृतीया विभक्ति और एक वचन, ठीक है, तृतीया विभक्ति एक वचन है विदुषा शब्द में। इसके बाद है भवद शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। देख लीजिए यहाँ पर पुल्लिंग में कैसे चलेगा। तो पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति में चलता है एक वचन में भवान, द्विवचन में भवंतो, बहुवचन में भवंतः। और स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन में भवती, द्विवचन में भवत्यो और बहुवचन में भवत्सा। ठीक है, तैयार कर लो इनको। विदुषा शब्द में कौन सी विभक्ति थी? तो तृतीया विभक्ति और एक वचन था। यहाँ पर आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। पहला क्वेश्चन है 5 से 15 तक की गिनती संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर हिंदी में गिनतियाँ लिखी हैं, यहाँ पर संस्कृत में लिखी हैं। 5 का होता है पंच, 6 का सट, 7 का सप्त, 8 का अष्ट, 9 का नव, 10 का दश, 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश व 15 की पंचदश। आपको क्या करना है? आपको 1 से लेकर 20 तक की गिनतियाँ बहुत अच्छे से लिख लिख कर तैयार करनी है, क्योंकि इन गिनतियों से क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो घुमा फिरा कर पूछते हैं। कभी 1 से 10 तक की गिनतियाँ पूछेंगे, कभी 11 से 20 तक की आपसे लिखवाएंगे, कभी हो सकता है 15 से 20 तक की लिखवा लें। तो कहीं से भी क्वेश्चन आपका आएगा, लेकिन गिनतियों से एक क्वेश्चन 2 नंबर का ज़रूर आएगा, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों को लिखिए। ये क्वेश्चन जो है वो आपका 3rd सेमेस्टर का है। इस सेमेस्टर में आपका ये नहीं दिया है, बट फिर भी मैंने आपको सिलेबस में ये कराया हुआ है। तो माहेश्वर सूत्र मैंने आपको बताए थे कितने होते हैं? 14। देखिए यहाँ पर 14 माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका अ ई ऊड़ा, रील रीका, ऐ ओंग, ऐ औचा, हय वरट, लड़, यमगर्णम, झवई, घड़दश, जब गड़दश, जब गड़दश। इसको कैसे पढ़ाया था? खफ छठत चट तव, खफ छठत चट तव, कपय शससर हल। 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लो। क्वेश्चन पूरा 2 बार ये क्वेश्चन आया यहाँ से। एक बार माहेश्वर सूत्र आए हैं यहाँ से, और एक बार आपका पूछा गया था संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, मतलब वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। क्लियर है? ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, ऐसी कथा है इनके बारे में कि जो महर्षि पाणिनि थे, उनके सामने जब शिवजी प्रकट हुए थे तो उन्होंने डमरू बजाया था, और उनके डमरू से जो ध्वनियाँ निकली थी, उन ध्वनियों को इस प्रकार से जो पाणिनि है उन्होंने व्यवस्थित किया है। यही ध्वनियाँ जो निकली थी वही बन गए हैं आपके 14 माहेश्वर सूत्र। शिवजी के डमरू से निकले थे, इसीलिए इनको माहेश्वर सूत्र के नाम से जानते हैं। और संस्कृत की पूरी वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला जो है वो आपको इसी माहेश्वर सूत्र में देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि संस्कृत की पूरी वर्णमाला किस पर आधारित है? माहेश्वर सूत्रों पर। एक बार फिर से आपको यहाँ पर पढ़ के बता देते हैं। पहला क्या है? अ ई ऊड़ा, रील रीका, ऐ ओंग, ऐ औचा, हय वरट, लड़, यमगर्णम, झवई, घड़दश, जब गड़दश, खफ छठत चट तव, कपय शससर हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 पंक्तियां संस्कृत में लिखिए। देखिएगा, संस्कृत भाषा के महत्व पर पहली पंक्ति में लिखी है, संस्कृत भाषा
भारत राष्ट्रस्य एकतया आधारः अस्ति। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र की एक आधार है, एकमात्र आधार है। ठीक है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति। सर्वे प्राचीन ग्रंथा यानी कि सभी प्राचीन ग्रंथ, पुराने ग्रंथ, चत्वारो वेदाश्च का मतलब है चार वेद, यानी कि सभी प्राचीन ग्रंथ, और च यहाँ पर लग जाए संस्कृत में उसका मतलब होता है और चारों वेद संस्कृत भाषा में ही हैं। इसके बाद अस्य व्याकरणम पूर्णतः तर्कसम्मतम सुनिश्चितम च अस्ति। इसका जो व्याकरण है वो पूर्णतः तर्कसम्मत है, च मीन्स और सुनिश्चित है, ये रहेगा इसका अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है संस्कृत भाषायाः स्वरूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा का जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से कैसा है, वैज्ञानिक है। विदेशी जो हैं वो भी संस्कृत को पढ़ना प्रेफर करते हैं और पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं संस्कृत को। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा भारतीय दर्शन धर्म दर्शनादिका नाम प्रसारिका अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वो क्या किसका प्रसार करती है, भारतीय धर्म और दर्शनों का जो है वो प्रचार प्रसार कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये पॉइंट रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं 15 क्वेश्चन पर। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। जब मैंने आपको कराया था तो वहाँ पर बांटा था प्राचीन विधि और आधुनिक विधि। प्राचीन विधि को फिर से दो भागों में बांटा था, पाठशाला विधि और व्याकरण अनुवाद विधि। तो मैंने पाठशाला विधि के ही पाठ यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा विस्तृत वर्णन हमें करना नहीं है, 2 नंबर का ही क्वेश्चन आना है और इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा लिख पाओगे। ठीक है, तो कुछ आप यहाँ पर विधियाँ लिख सकते हो। पहली मैंने विधि ली है पारायण विधि, यह आपकी पाठशाला विधि के अंतर्गत ही आती है। पारायण विधि में क्या होता था, तो पारायण विधि में क्या करते थे कि वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करना कहलाता था पारायण। और पारायण में अनेक क्रम होते थे, पाठ की कठिनता के आधार पर ही इनकी संख्या निश्चित होती थी। जैसे 5 बार बोलना है कि 7 बार या फिर 8 बार बोल कर हम बच्चों को अभी ऐसे याद भी करवाते, छोटे छोटे बच्चों को, कि जैसे उनको कोई अगर नहीं याद हो रहा है क्वेश्चन आंसर या कोई उन्हें कविता नहीं याद हो रही है तो उनसे बोलते हैं ना कि इसको 5 बार पढ़िएगा या इसको 10 बार पढ़िएगा, तब याद हो जाएगी। तो ऐसे ही पुराने टाइम पर, प्राचीन काल में, जब मंत्रों को, वैदिक मंत्रों को याद कराया जाता था तो उस टाइम पर उनकी कठिनता के आधार पर उन्हें कितनी बार बोलना है वो निश्चित करते थे। किसमें, पारायण विधि में। तो ये पारायण विधि में करते क्या थे कि वैदिक मंत्रों का सस्वर पाठ करते थे, यानी कि बोल कर उनको पढ़ते थे, यही कहलाता था पारायण। और कितनी बार बोल कर पढ़ना है ये कौन निर्धारित करता था, तो जो भी मंत्र है उसकी कठिनाई, जो भी कठिन मंत्र है तो उसको ज़्यादा टाइम तक बोलेंगे, कम कठिन है तो उसको कम टाइम, जैसे 5 बार, 6 बार, 7 बार या 10 बार, 12 बार, जितनी बार, वो उसकी कठिनता के आधार पर। नेक्स्ट है वाद विवाद विधि। तो वाद विवाद विधि में क्या होता है, वाद विवाद में 2 परस्पर विपरीत विचारों के समर्थक अपना अपना तर्क रखते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों के विचार बिल्कुल अपोजिट होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और दोनों पक्ष क्या रखते हैं, एक ही विषय वस्तु पर अलग अलग विचार रखेंगे, तर्क रखेंगे, और कहीं ना कहीं लास्ट में एक दूसरे के विचारों को खंडन करते हुए, एक दूसरे के विचारों को मतलब ना मानते हुए लास्ट में पहुंचते हैं एक निष्कर्ष पर। तो ये होती है वाद विवाद विधि। ठीक है, आज भी प्रचलित है। नेक्स्ट है व्याख्या विधि। इसमें क्या होता था, पुराने टाइम में छात्रों में जो भी डाउट रहते थे, जो भी शंकाएं होती थी, उनके समाधान के लिए शिक्षक इस विधि का प्रयोग करते थे। और शिक्षक इस व्याख्या विधि में क्या करते थे, जिस विषय वस्तु से रिलेटेड बच्चों को डाउट है उस विषय वस्तु की व्याख्या करते थे। ठीक है, तो छात्रों के शंका समाधान करने के लिए गुरु व्याख्या विधि का अनुसरण करते थे। इस विधि में गुरु संबंधित विषय की व्याख्या करते थे और छात्र सुनकर के उसको समझते थे। शिक्षक को करना क्या होता था, एक्सप्लेनेशन देना होता था। व्याकरण अनुवाद विधि क्या है, इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा सर्वप्रथम संस्कृत व्याकरण पाठ के उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है, यानी कि अनुवाद करेंगे, जो भी आपका टॉपिक है उसका अनुवाद करेंगे। ठीक है, मातृभाषा से, जो भी सीखने वाली भाषा है उसमें, और फिर सीखने वाली भाषा से मातृभाषा में। तो ये कहलाती है आपकी व्याकरण अनुवाद विधि। इसमें क्या है,
कि व्याकरण नियमों का अभ्यास कराया जाता है, फिर अनुवाद के द्वारा उन्हें दूसरी भाषा सिखाई जाती है और फिर उस दूसरी भाषा से जो पहली भाषा उन्हें आती थी यानी कि मातृभाषा, उसमें अनुवाद करते। तो अनुवाद के माध्यम से जो है वो ये विधि चलती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या समझते हो? देखिए, अनुकरण वाचन का मतलब क्या होता है? अनुकरण मीन्स क्या होता है? अनुकरण का शाब्दिक अर्थ है नकल करना। तो अनुकरण वाचन में क्या होगा कि नकल करी जाएगी, वाचन की नकल। तो ये वाचन जो है वो छात्रों के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? जब शिक्षक ने जो बात बोल दी और बच्चों को वही बात दोबारा बुलवाई जाए, तो वो होता है अनुकरण वाचन, जो हम कविताओं में करवाते हैं। खासकर शिक्षक ने 2 पंक्तियाँ बोली, छात्र फिर उनको सुन करके वही 2 पंक्तियाँ बोलेंगे, तो ये कहलाएगा अनुकरण वाचन। छात्रों के द्वारा किया जाने वाला वाचन जो शिक्षक के आदर्श वाचन के बाद किया जाता है, उसी को बोलते हैं अनुकरण वाचन। इसमें छात्र शिक्षक के द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करते हैं। जैसा शिक्षक ने किया है हूबहू बच्चे वही बोलेंगे। यही क्या है? अनुकरण वाचन। सस्वर वाचन क्या होता है? सस्वर, सा मीन्स सहित, स्वर मीन्स स्वर के साथ। सस्वर वाचन का अर्थ है स्वर सहित वाचन। उचित लय व गति के अनुसार स्पष्ट व शुद्ध स्वर के साथ किया जाने वाला वाचन कहलाता है सस्वर वाचन। इस सस्वर वाचन के ही 2 भेद हैं, एक है आपका आदर्श वाचन और दूसरा है अनुकरण वाचन। ठीक है, तो अनुकरण वाचन जो है इसका सस्वर वाचन का क्या है? एक भेद है, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 17 क्वेश्चन है, संस्कृत में लिंग भेद को सौदाहरण लिखिए। संस्कृत में जो लिंग के भेद हैं वो कितने भेद हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग क्या होते हैं? तो वे संज्ञा शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे रामः, पितृ, हरि, कवि, राजन, सब किसका बोध करा रहे हैं? पुरुष जाति का। तो ये सारे शब्द क्या हैं? पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग क्या होते हैं? तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वो कहलाते हैं स्त्रीलिंग शब्द। जैसे कि लता, नदी, धेनु, वधु इत्यादि। नपुंसकलिंग क्या होते हैं? जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध ना हो वो कहलाते हैं नपुंसकलिंग शब्द। जैसे पुष्प, इसकी जाति पता नहीं चली कि ये स्त्री है या पुरुष है। ऐसे कमलम, पत्रम, ग्रहम, विद्यालयम इत्यादि, ये सारे के सारे शब्द क्या है? नपुंसकलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके संस्कृत में अनुवाद पर। पहला पूछा था गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं, दूसरा गुरु को नमस्कार है, तीसरा राम पढ़ने के लिए काशी जाता है और चौथा है श्याम पिता के साथ गया। पहला अनुवाद देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा था इसमें गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ अच्छी लगती है किसी को, तो जिसको जो वस्तु अच्छी लगती है उसमें लगती है चतुर्थी। गणेश को यहाँ पर लड्डू अच्छे लग रहे हैं तो गणेश का हम क्या लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। क्या होता है? गणेशाय। लड्डू की संस्कृत, लड्डू में आपका कर्म है तो इसमें लगेगी द्वितीय एक वचन यानी कि मोदकम। जैसे कि फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, द्वितीय एक वचन क्या हो जाएगा? मोदकम, मोदके मोदकानि। तो मोदकम लगा दिया। अच्छे लगते हैं इसके लिए लग जाएगा रोचते। वाक्य बनेगा गणेशाय मोदकम रोचते। गुरु को नमस्कार है, बताया था कि जिसको नमस्कार किया जाता है, नमः स्वस्ति स्वाहा सदा। ठीक है, नमः करते टाइम पर हम लगाते हैं उस व्यक्ति में चतुर्थी विभक्ति। तो गुरु का चतुर्थी क्या होगा? गुरवे, और नमस्कार का नमः। वाक्य बनेगा गुरवे नमः। नेक्स्ट है राम पढ़ने के लिए काशी जाता है। तो राम की संस्कृत हो जाएगी रामः। राम में लगेगी प्रथमा एक वचन क्योंकि राम यहाँ पर करता है, प्रथमा एक वचन रामा हो गया। पढ़ने के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, चतुर्थी विभक्ति। तो पठन, पठन का क्या हो जाएगा? पठनाय। काशी का काशी, जाता है कौन से लकार का है? लट लकार का। तो क्या लगेगा? गच्छति, एक वचन। ठीक है, कर्ता जब एक वचन का होगा तो क्रिया भी फिर हमारी उसी पुरुष और वचन की लगती है। ठीक है, जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं वो सब आपके किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं, क्योंकि प्रथम पुरुष किसको रिप्रेजेंट करता है? वह, यानी कि अन्य पुरुष जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। इसके बाद है आपका श्याम पिता के साथ गया। श्याम पिता के साथ गया, जिसके साथ हम जाते हैं उसमें होती है तृतीया विभक्ति। ठीक है, तो पिता का तृतीया हो जाएगा पित्रा। श्याम में लगेगी क्योंकि करता है तो उसमें प्रथमा लगेगी, तो यहाँ पर बनेगा श्यामः पित्रा सह गया यानी कि लंग लकार
तो बन जाएगा अगच्छत। तो वाक्य बन जाएगा श्यामः पित्रा सह अगच्छत। तो यही आपके थे। अनुवाद हमेशा पूछे जाते हैं। 2 नंबर में 4 आपको वाक्य दिए जाएंगे, तो इनको तैयार कर लो अच्छे से। मैंने पूरी क्लास अनुवाद की कराई हुई है। आज इतना ही रखती हूँ, फिर मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।